नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। विधानमंडल के सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जमकर घेरा। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे। उन्होंने 1982 के दंगों से लेकर आज तक प्रदेश में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए सपा को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने बहराइच और संभल की घटनाओं का जवाब देते हुए कहा कि संभल में हिंसा वर्चस्व की लड़ाई है, तो वहीं वो अपने पटेंगे तो कटेंगे बयान को भी मुख्यमंत्री दोहराते हुए नजर आए। विधानसभा में और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनवाते हैं, सुनिए। कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था, और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए, और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं। कहा जाता है, नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं, और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे। इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया,
और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। एक भी नहीं बचेगा। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने संभल मुद्दे पर चर्चा की। राजा भैया ने कहा कि सदन में जो तथ्य रखे गए वो आपत्तिजनक है। कुछ बिंदु हमने भी नोट किए। संभल विधायक नवाब महमूद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये बात तो साफ हो जानी चाहिए कि ये जो सर्वे हो रहा था वो न्यायालय के आदेश पर हो रहा था। और क्या कुछ कहा राजा भैया ने, आइए सुनवाते हैं। इस सदन का एक क्राइटेरिया, एक मापदंड क्या ये तय मान लिया जाए कि जहां हिंदू अधिक है वहां हिंदू विधायक को ही जीतना चाहिए, मुस्लिम विधायक सिर्फ वहीं से जीतना चाहिए जहां मुस्लिम की आबादी 50% से अधिक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मान लिया जाए कि वोटों की लूट हो रही है या विधायक लुटेरा बन के वोट को लूट करके जीत करके आया है, बेईमानी से आया है। तो श्रीमान, ये तो इन शब्दों को कार्रवाई से हटाया जाना चाहिए। ये सदन के विधायक का अपमान है। और एक बात और कही गई कि सर्वे शांतिपूर्ण चल रहा था। एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, माननीय अध्यक्ष जी, हम तो ये कहते हैं कि न्यायालय किसी भी मंदिर पर सर्वे का अगर कोई आदेश करती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सनातनी, किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति होगी। हमने किसी के धर्मस्थल तोड़ के अपने धर्मस्थल नहीं बनाए। करें जहां करना हो सर्वे करें। हम कभी गुम्मा अद्धा नहीं चलाएंगे, हम पत्थरबाजी, हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। तो शासन का काम, प्रशासन का काम तो न्यायालय के निर्णय को लागू कराना होता है। तो विधानसभा में संभल हिंसा पर चर्चा करने पर संभल पर सपा विधायक इकबाल महमूद और संभल के साथ ज्यादती हुई है, इकबाल महमूद कह रहे हैं। सब लखनऊ से कंट्रोल किया जा रहा है। इकबाल महमूद का यह आरोप है कि संभल में कुछ अधिकारी वो काम नहीं कर रहे हैं और ये इकबाल महमूद आरोप लगा रहे हैं सियासत के चक्कर में मुसलमान को दूर किया जा रहा है और प्रदेश में अमन शांति बनाए रखें और बीजेपी ये सब करके राजनीतिक फायदा लेना चाह रही है। मोहल्ले के अंदर हमारा सांसद रहता, पूरा का पूरा घेराव कर दिया, बिजलियां काट डाली, सब कुछ कर दिया। आप जवाब माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मना किया नहीं बोले। जहां तक मंदिर की बात है, अगर मंदिर का कोई वहां के पुजारी ये कह दे कि ये मंदिर जो है इसके ऊपर किसी ने एक ईंट लगाई हो, कोई ईंट छुई तक हो, कंक्रीट छुई हुई हो, आज वो मंदिर उसी हालत में बना है जिस हालत में था वो। वहां के लोग जो उसको बनाने वाले हैं, उसकी चाबी जिनके पास है वो चाबी आज उसी ताले की चाबी उनके पास है, उसी से खोला गया। जब मंदिर को खोला गया तो उसके अंदर जो मूर्ति रखी थी उसी एज इट इज वैसी रखी हुई है। एक भी कोई भी मूर्ति का खंडन नहीं हुआ, कहीं नहीं खंडित हुई। मान्यवर, वहां के लोगों ने ये कहा कि हमारी आबादी इस जगह कम थी, हम 20, 25, 30 घर हैं यहाँ पर, बाकी सब मुसलमानों के, हमें मुसलमानों ने परेशान नहीं किया, मगर हमारे दिल के अंदर डर था, इस वजह से हम जांच के लगे। वो संभल से बाहर नहीं गए मान्यवर, वो संभल से बाहर नहीं गए, बोले संभल के अंदर ही रहे वो। और मंदिर के अंदर जाकर के बाद में उन्होंने डीएम को भी यही स्टेटमेंट दिया और प्रदेश को भी यही स्टेटमेंट दिया कि हमें किसी ने बढ़ाया नहीं है, हमें किसी ने कहा जिस हालत में मंदिर आज था उसी हालत में आज खड़ा है। मान्यवर, उसके अंदर चढ़ावा आया, सिक्के मिले उसके अंदर, उतने पुराने सिक्के भी मिले और उसको ये बताया जा रहा है किस तरह से आपको भ्रमित किया जा रहा है। मान्यवर मुख्यमंत्री जी, आप भ्रमित न हो, वास्तविकता देखिए, मंदिर आज भी उसी हालत में है जिस हालत में वो था। 2006 तक उसके अंदर पूजा हुई है। वहां के लोग खुद कहते हैं जो पूजा करने वाले हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, अपनी मर्जी से गए। हमने अपने मकान बेच दिए, यहाँ के घबराहट रहती थी दिल के अंदर, इसमें भेज दिए, कोई चीज ने हमें बताया नहीं। और इसको पूरा का पूरा राजनीतिक रूप दिया जा रहा। मैं समझता हूं, देखिए, मैं जीत कर आता हूं, मेरा 7वां टाइम है, मुझे हिंदू मुसलमान सपोर्ट देता है।
मैं एकता का प्रचार करता हूं, मैं एक रखता हूं, और उस एकता का नतीजा है कि 1991 से मैं आ रहा हूं और आज तक संभल में कोई झगड़ा नहीं। इस परंपरा को बनाए रखे मुख्यमंत्री जी, इसको बिगाड़े ना। आप अपनी सियासत के चक्कर में मुसलमानों को दूर कर रहे हैं। राजनीति के अंदर सबका हिस्सा होता है। आप चाहते हैं कि हम पुनर्जी को छीन लें, जहां 65% मुसलमानों की आबादी, वहां बीजेपी का जीत जाए, जहां के डीएम, जहां के डीएसओ, जहां का कमिश्नर, जहां का डीआईजी, अरे मैं शांत हो जाए, सबके सब लगकर मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया। छीन ली उनसे वोट की ताकत। उनके चेयरमैन जो आते थे, प्रधान जो थे, उनके घरों पर पुलिस लगा दी गई। इस तरह के आए सर, ये नतीजे सामने ना आए, ये बातें सामने ना आए, इसलिए ये झगड़ा कराया गया संभल के अंदर, जानबूझकर कराया गया भाजपा की सरकार ने। मैं कहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो ये चाहूंगा धन्यवाद आप इस सदन के। तो संभल में 48 साल बाद खुले मंदिर के पास स्थित कुएं की खुदाई के दौरान पुरानी खंडित मूर्तियां मिली, जो कि माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की मूर्ति। आपको बता दें कि करीब 15 से 20 फीट तक मंदिर की खुदाई हो चुकी है और इस दौरान कुएं से खंडित हो चुकी मूर्तियां निकली, जो कि 7 से 8 इंच लंबी है। फिलहाल कुएं की खुदाई लगातार हो रही है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी एएसपी श्री चंद्र ने कहा कि कुएं की खुदाई की जा रही है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मस्जिद से बिजली चोरी में अब तक 47 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। खुदाई की जा रही है। अभी तक 3 खंडित प्रतिमाएं बरामद हुई हैं, प्राप्त हुई हैं और आगे खुदाई की जा रही है। जगह को सुरक्षित किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था नियम अनुसार आगे कार्रवाई की जा रही है और बाकी आगे खुदाई करवाई जा रही है और सुरक्षित स्थान को किया जाता है। एक पार्वती जी की प्रतीत हो रही है और एक गणेश जी की है और कार्तिकेय जी की प्रतीत हो रही है, जो कि खंडित है। बाकी जानकारी ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तो केवल मूर्तियां बाहर आई हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसी मूर्तियां अंदर गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये थोड़ा विस्तार से जांच करने के बाद पता चलेगा। सर, मंदिर के आसपास अतिक्रमण काफी हो रहा है, रास्ता है निकलने के लिए, कुछ लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटा लिया है, कुछ से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें और बाकी यदि अतिक्रमण हटाना होगा तब ड्यू प्रोसेस फॉलो करके फिर नगर पालिका परिषद और रेगुलेटेड एरिया के माध्यम से हटाएं। सर, मंदिर का सुंदरीकरण की बात की जाती है, कुछ सुंदरीकरण कराएंगे। मंदिर का सौंदर्यीकरण वहाँ के समाज के लोग कह रहे हैं कि हम करवाएंगे, लेकिन मंदिर की प्राचीनता है तो एक बार प्राचीनता सुनिश्चित हो जाए, उसके उपरांत फिर जो मंदिर है उसका सौंदर्यीकरण भी हम उनको कहेंगे आप कर लीजिए। जो संभल में 19 कूप, 36 पूर्वे, 52 सराय और 68 तीर्थ माने जाते हैं। तो अभी पंडित जी ने बताया, हालांकि इसको हम और कंफर्मेशन करेंगे। ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। और जितने भी मंदिर होते हैं उसके साथ में एक जल का केंद्र होता है, तो उसी के अंतर्गत ये दोनों मिले। अभी यहाँ स्थायी रूप से सुरक्षा गार्ड लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा आप ऊपर देख रहे हैं और जो पूजा है वह भी आरंभ हो गई है। और यहाँ पे कुछ अतिक्रमण भी है, कुछ अतिक्रमण समाप्त भी हो गया है कल से और कुछ जो बचा हुआ अतिक्रमण है वो भी हम खत्म करेंगे। बिल्कुल जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो करेंगे। पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो स्वयं अपना अतिक्रमण तोड़ लें, यदि वो नहीं तोड़ेंगे तो फिर थ्रू नोटिस हम पंडित जी बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सहस्त्र वर्ष प्राचीन जो मूर्ति है और मंदिर है, किंतु वास्तव में तो अभी एएसआई को हमने पत्र लिखा है कूप के बारे में और मंदिर के बारे में। वो जब आएंगे कार्बन डेटिंग होगी, उसके बाद इसका वास्तव में पता चलेगा। अभी तो इनिशियली कल क्योंकि कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, 400-500 कार्रवाई थी, तो कल हमने 49 के आसपास एफआईआर दर्ज करवाई है, क्योंकि बड़े पैमाने पे चोरी हो रही है और इसे एकदम से कल असेसमेंट नहीं हो पाया, तो आज कुछ एफआईआर होगी, लगातार एफआईआर दर्ज होगी। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रामपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कोतवाली क्षेत्र से महज 200 मीटर की दूरी पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों बुजुर्ग हैं और दोनों की उम्र लगभग 65 साल है। दोनों के सिर पर प्रहार करके इनकी हत्या की गई है।
घटना की जानकारी होने पर फोर्स के साथ एसपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई यानी कि आगे की जांच पड़ताल करने में जुट गई। खबर आगरा से है, जहां पुलिस फिलहाल एक्शन मोड में नजर आ रही है। योगी की पुलिस अपराधियों के लिए यमराज बन चुकी है। भले ही आरोपी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हों, लेकिन अपराधी कुछ भी करने से पहले पुलिस उन्हें दबोच रही है और घटना को अंजाम देने के बाद तो उनके लिए यमराज साबित हो जा रही है। एक के बाद एक कई अपराधियों को बीते कुछ दिनों के भीतर मुठभेड़ में जेल भेजा जा चुका है। ताजा मामला पिठौरा क्षेत्र का है और जहां फाइनेंस कर्मी के साथ बदमाशों ने बीते दिनों लूट की घटना को अंजाम दिया था। लूट की घटना से पुलिस महकमा हरकत में आया और फिर आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम लगा दी। कुछ दिन में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर अमरोहा से है, जहां नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है, जिसके तहत अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की गई और साथ ही अतिक्रमण करने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। दोबारा अतिक्रमण करने पर 25,000 का जुर्माना और एफआईआर भी की जाएगी। अधिशासी अधिकारी की मौजूदगी में यह पूरी कार्रवाई की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लगातार इस संबंध में कार्रवाई करते रहते हैं। अभी मेरे द्वारा कोर्ट चौराहे से लेके और चेयरमैन महोदया की तरफ जो रास्ता जाता है, तो रास्ते में बेसिकली मैं एक शौचालय देखने गया था जिसका उद्घाटन होना है। तो उसी क्रम में मेरे द्वारा देखा गया कि वहाँ के जितने फल मंडी वाले हैं या फिर जो सब्जी वाले हैं, उनके द्वारा जहाँ पे जगह पे बैठ रहे हैं उससे कम 2 फीट या 3 फीट आगे लगा रहे हैं, जिससे यातायात अवरुद्ध हो रहा था। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए उनको चेतावनी भी दी गई और वहाँ जो उनका सामान रखा था उसे उठवाया भी गया और जो नगर पालिका द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की जा रही थी वो हम लोगों ने कार्रवाई भी किया और ये निर्देशित किया गया है कि भाई जगह जो नाले पर की जगह है उसको छोड़ के आप आगे किसी स्थिति में अतिक्रमण ना करें। कितना जुर्माना लगाया उसमें? जुर्माना मेरे द्वारा एक दुकान पे 2,000 रुपये का, एक दुकान पे 1,000 रुपये का लगाया गया, एक दुकान पे 2,000। ये कार्रवाई कब तक चलेगी? ये कार्रवाई लगातार चलेगी। इसमें चेतावनी भी जारी की गई क्योंकि ये सारे पटरी दुकानदार हैं और दैनिक वेतनभोगी हैं, जिसके कारण इनका जीविकोपार्जन का साधन मात्र एक जो है यही है। तो उसकी दृष्टि रखते हुए मेरे द्वारा भारी जुर्माने की कार्रवाई नहीं की गई है, एक सिंबॉलिक जुर्माने की कार्रवाई भी की गई और ये उनको चेतावनी दी गई अगर नहीं हटाते हैं तो 5,000 से लेकर 25,000 तक हमारे द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद भी नहीं हटाते हैं तो भी एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। तो अगली खबर मैनपुरी से है, जहां 7 साल की मासूम के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ की है। बच्ची के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस चीज़ की शिकायत दर्ज करवाई है इस पूरे मामले की और इस मामले में गांव के लोग समझौते का दबाव बना रहे हैं। बच्ची के परिजन यानी परिवार वाले आरोपी युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधानसभा का घेराव की तैयारी में है और संभल में फर्जी इनकाउंटर मंगेश यादव, बिजली का निजीकरण और तमाम कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा का घेराव करने का प्लान बनाया है। प्रशासन और सरकार लगातार प्रदर्शन को रोकने के लिए कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हम पर दबाव बना रही है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस, एलआईयू और अन्य एजेंसियों द्वारा उनको डराया जा रहा है, उनको फोन किया जा रहा है और सरकार तानाशाही पर उतारू। तो अगली खबर मेरठ से है, जहां रिटायर्ड टीचर को 9 दिन तक डिजिटल अरेस्ट पे रखा गया। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में महिला को फंसाने को लेकर डराया गया था। इस मामले में 9 लाख रुपए से ज़्यादा की ठगी की गई। साइबर ठगों ने खुद को ट्राई का अफसर बताकर ठगी की थी। महिला के पास अब घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। साइबर क्राइम थाने में ये पूरा मामला दर्ज करवाया जा चुका है। साइबर क्राइम की टीम इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने में जुट गई। वहीं जौनपुर में अटाला मस्जिद पर सुनवाई करते हुए आज न्यायालय जूनियर डिवीजन शहर ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 2 मार्च की अगली तारीख तय की और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कोई भी सर्वे करने का आदेश पारित नहीं हो सकता है, इसलिए उस संबंध में कोई भी आदेश न दिया जाए। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता राम सिंह ने कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वो नए मामले को लेकर है, न कि पुराने मामले को लेकर। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 2 मार्च 2025 की तारीख
वो तय की गई है और हिंदू पक्ष स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अटाला मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया और हिंदू पक्ष इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए भी तैयार है। मामले में अटाला मस्जिद के मामले में आज सुनवाई के लिए और आदेश के लिए पत्रावली अमीन के संबंध में नियत हुई थी, जो पिछली तिथि पर बहस हुई थी। तो उस पर जो है विपक्षी द्वारा आज माननीय न्यायालय का ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित वर्षिप एक्ट के संबंध में आदेश को दाखिल किया गया, जिसमें हमारी तरफ से माननीय न्यायालय से कहा गया कि माननीय न्यायालय द्वारा जो पूर्व के मुकदमे लंबित हैं उसकी प्रोसीडिंग स्टे नहीं की गई है, इसलिए इस बात की कार्रवाई चल सकती है। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज कोई आदेश न करते हुए आदेश के लिए अग्रिम तिथि नियत कर दी है। और आज सुनवाई में आदेश के अनुपालन के संदर्भ में निर्देश देना था कोर्ट को। 2 जुलाई सन 2024 को ही एक आदेश पारित हुआ था कमीशन अमीन के सर्वे का, उस पर कंप्लायंस भी 10 जुलाई को हो गया था, लेकिन प्रतिपक्षी के कोऑपरेट न करने के कारण हमको पुलिस बल की आवश्यकता पड़ी, जिस पर पुनर्विचार आख्या हम लोगों ने 10 तारीख को दिया। 10 दिसंबर को उस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ये निर्धारित करने के लिए आज का डेट 16 को निर्धारित किया था कि 16 को निर्धारित होगा कि सर्वे की प्रक्रिया क्या होगी, सर्वे का प्रारूप कैसे मेंटेन किया जाएगा और पर्याप्त पुलिस बल कितनी व्यवस्था हो कि वहाँ पर्याप्त रूप से सर्वे हो पाए। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है 12 तारीख को, उसी के क्रम में आज उसको मुंसफ न्यायालय ने पेंडिंग करते हुए 2 मार्च की तारीख लगा दी, जो कि हमें सही नहीं लगा, क्योंकि पूर्व में पारित आदेश है और ये सर्वे आदेश का। तो अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में लंबित साक्ष्य को कोर्ट में यानी कि एविडेंस को कोर्ट में पेश करने के मामले में आज सुनवाई होनी थी। और आपको बता दें कि 6 साल पहले कर्नाटक विधानसभा के दौरान अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक परिवाद दाखिल किया गया था, जिसकी सुनवाई सुल्तानपुर के एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है। लेकिन आज भी एमपीएमएलए के जज के छुट्टी पे होने के कारण कोई सुनवाई नहीं हो सकी और अगली सुनवाई 2 जनवरी 2025 को। आज राहुल गांधी जी का मुकदमा माननीय एमपीएमएलए कोर्ट का संख्या 15 में सुनवाई होना था और वादी मुकदमा विजय मिश्रा जी से जीरा होनी थी। वादी मुकदमा माननीय न्यायालय में उपस्थित भी आए थे, परंतु हमारे यहाँ एमपीएमएलए के जज साहब आज अवकाश पर थे, जिस कारण आज कोई सुनवाई नहीं हो पाई और 2 जनवरी 2025 की तारीख नियत की गई है। 2 जनवरी 2025 को वादी मुकदमा से जीरा होगी। तो वहीं मिर्जापुर वालों के लिए आज एक बड़ी सौगात मिली है। वो क्या, आपको बता दें कि मिर्जापुर रेलवे स्टेशन को बहुत ही सुंदर बनाया जा रहा है और जैसे महानगर में जंक्शन होते हैं, ठीक उसी तरीके से बड़े पैमाने पर मिर्जापुर और विंध्याचल रेलवे स्टेशन को बनाया जा रहा है। इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिली। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा है। आपको बता दें कि संजय निषाद ने कहा कि सपा को यह जवाब देना चाहिए कि संभल का मंदिर 46 साल से बंद क्यों है। आगे उन्होंने कहा कि संभल मामले में न्यायिक जांच हो रही है, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता की आवाज के साथ सदन को चलने देना चाहिए, जिसकी जैसी भावना होती है वैसी उसको मूर्त दिखती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जितना पैसा गरीबों को देते हैं वो सीधे गरीबों के पास पहुंचता है। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे देश के हिंदू समुदाय में जबरदस्त आक्रोश है और जिसका एक नज़ारा, एक तस्वीर, एक बानगी आज कर्नलगंज नगर में भी देखने को मिली, जहां बांग्लादेश सरकार के विरोध में एक विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नमो नमो क्रांति के नेतृत्व में बरखंडी नाथ मंदिर महंत सुनील पुरी और रामलीला कमेटी के नेतृत्व अध्यक्ष मोहित पांडे के द्वारा निकाली गई। जन आक्रोश रैली में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। सभी लोगों ने बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव के चलते काम करने वाली 5 महिलाओं की आंखों में जलन होने के बाद वो बेहोश हो गई और महिलाओं को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इस मामले पर एडीएम और सीओ फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है कि आखिर उनकी आंखों में इतना जलन क्यों हुआ। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।